संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में पिछले दिनों जोरदार हंगामा देखने को मिला था। उच्च सदन में 11 अगस्त को हुए हंगामे के दौरान पुरुष मार्शल पर धक्का मुक्की का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भावुक होकर रो पड़ी। उन्हें पुरुष मार्शलों पर धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया। दोनों महिला सांसदों ने पीसी में बीजेपी सांसद सुनील सोनी के गलत आरोपों के लिए माफी मांगने को कहा। पीसी के बाद महिला कांग्रेस बीजेपी सांसद सुनील सोनी के निवास पर घेराव भी करने वाली हैं। महिला सांसदों के पहले मोहन मरकाम ने कमान संभालते हुए बीजेपी को घेरते हुए सांसदों से माफी मांगने को कहा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जैवलिन के गोल्ड स्टार नीरज चोपड़ा से खास बातचीत की। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा किस्सा भी पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ साझा किया। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के पदकवीरों से खास मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों से पूछा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार करना चाहिए, व्यवस्थाओं में क्या बदलाव करना चाहिए। अगर आप लिखित नोट मुझे भेजेंगे तो सरकार को निर्णय करने में मदद होगी। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, मैं आप लोगों से कुछ मांगना चाहता हूं। 15 अगस्त 2023 तक आप में से हर खिलाड़ी 75 स्कूलों में जाएं और बच्चों के साथ 1 घंटा बिताएं। खाने के विषय पर बच्चों में उदासीनता है। आप उन लोगों को समझा सकते हैं कि संतुलित आहार का क्या महत्व है। नीरज चोपड़ा ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। नीरज ने कहा, मेरे पास काफी समय है और मुझे खुद भी खेलना है। मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान दूंगा कि मैं हरियाणा और भारतीय खेल को आगे ले जा सकूं। बता दें कि अगले साल विश्व चैंपियनशिप है। नीरज ने मेहनत करके उसमें मेडल लाने की बात कही है। हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा, मैंने नीरज चोपड़ा को एक ऑफर दिया है कि हम पंचकूला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक्स फॉर एथलेटिक्स स्थापित करना चाह रहे हैं। नीरज चोपड़ा जैसे होनहार खिलाड़ी उसे लीड करेंगे तो हमें निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों से कहा कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से सभी भारतीयों की सुरक्षित निकासी के सभी आवश्यक प्रबंध करें। साथ ही भारत आने वाले नागरिकों को परेशानियों से बचाने के प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान वे नए कामों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही वर्तमान में चल रहे कामों के भी पूरा होने पर उनका उद्घाटन करेंगे। इस बात की चर्चा उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से की। पीएम ने मंगलवार को केदारनाथ में चल रहे कामों की खुद समीक्षा की। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी हरीश रावत की अगुवाई में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। लेकिन बीजेपी अभी तक किसी भी नाम को लेकर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 1 जुलाई को रसोई गैस पर मोदी जी सरकार ने 25 रुपए बढ़ाए, 17 अगस्त को फिर 25 रुपए बढ़ा दिए हैं। उज्ज्वला का सपना दिखाकर भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 859 रुपए 50 पैसे का हो गया है। इससे पहले 1 जुलाई को रसोई गैस की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुनंदा की संदिग्ध मौत में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को आरोपी बनाया गया था। 17 जनवरी 2014 को एक होटल में सुनंदा की लाश मिली थी। बता दें कि सुनंदा पुष्कर शशि थरूर की पत्नी थी। 7 साल चले इस केस में शशि थरूर को कोर्ट से राहत मिली है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख 5वीं बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। देशमुख के खिलाफ ईडी ने समन जारी किया था।
जांच एजेंसी के समक्ष उनके वकील इंद्रपाल सिंह प्रस्तुत हुए। ईडी इससे पहले देशमुख को 4 बार समन जारी कर चुकी है। सोमवार को एनसीपी नेता को सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली थी। महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर पाकिस्तान दूतावास के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल रही थे। आदेश गुप्ता ने कहा, लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ने वाले हमलावरों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के लाहौर में मंगलवार को चरमपंथी समूह तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स मूर्ति को तोड़ता दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन के बाद से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। आईटीबीपी की ओर से जानकारी दी गई। हालांकि उन्होंने कहा है कि पुलिस और होमगार्ड यहां अभी नजर रखे हुए हैं। वहीं अधिकारियों ने यह भी बताया कि मंगलवार को 3 और शव मिले थे, जिसके बाद लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 28 हो गई। हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने के कारणों का अध्ययन किया गया। इसके लिए केंद्र सरकार की कई टीमें किन्नौर के भूस्खलन स्थल निकुलसारी पहुंची। विस्तार से निरीक्षण कर फील्ड से डेटा लिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि अध्ययन का मकसद भूस्खलन के कारणों का पता लगाना है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, यदि हो तो भी कम से कम नुकसान हो। इसके लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, इसका पता लगाना था। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी प्रकरण पर दूसरे दिन भी सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाए जाने पर जजों ने कहा, हम नहीं चाहते कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता हो। अगर कोई जासूसी वैध तरीके से कराई गई है तो इसकी अनुमति देने वाले विभाग को हलफनामा जरूर दायर करना चाहिए। पेगासस जासूसी प्रकरण पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की बेंच ये सुनवाई कर रही है। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार हमें बताए कि क्या वो इस मामले में नया अतिरिक्त हलफनामा दायर करना चाहती है या नहीं। असम मिजोरम के सीमा विवाद में पुलिस बलों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके 3 सप्ताह बाद सोमवार देर रात गोलीबारी की एक घटना से अंतर्राज्यीय सीमा पर तनाव फिर बढ़ गया। मिजोरम ने आरोप लगाया कि असम पुलिस ने उसके नागरिकों पर गोली चलाई। वहीं पड़ोसी राज्य ने बदमाशों द्वारा गोलियां चलाए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई की बात कही है। यूपी में आतंकवाद और विनाशकारी गतिविधियों पर लगाम की तैयारी सरकार ने कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंक पर नकेल कसने प्रदेश में एटीएस की 12 इकाइयों की स्थापना की पहल के साथ एटीएस की मजबूती के लिए प्रस्ताव मांगा है। अब जल्द ही एटीएस को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा। 10 जिलों मेरठ, अलीगढ़, बहराइच आदि में एटीएस की स्थापना की जाएगी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अमेरिका को आंख दिखा रहा है। तालिबान ने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि 11 सितंबर तक अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ दे। तालिबान की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के करीब 10,000 सैनिक अभी भी अफगानिस्तान में हैं। तालिबान को कई जगह आम जनता का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। जलालाबाद में ऐसी ही घटना सामने आई है। यहाँ लोगों ने तालिबानी हुकूमत के बीच अफगानिस्तान का झंडा लगा दिया, जिसे तालिबान ने हटाकर अपना झंडा लगाने की कोशिश की। इस दौरान लोगों को डराने के लिए तालिबानियों ने फायरिंग कर दी। इसमें एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक 7 महीने की बच्ची बकेट में मिली है। बताया जा रहा है कि भगदड़ में ये बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई और अब इसकी देखभाल एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारी कर रहे हैं। बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए इस्लामिक समूह ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तालिबान महिलाओं को इस्लाम के आधार पर उनके अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए महिलाएं स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में काम कर सकती हैं जहां उनकी जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा।
अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को रोकने तुर्की ईरान से सटी सीमा पर एक दीवार बनवा रहा है। तुर्की ने अपनी ईरान सीमा पर 295 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसका काम तेजी से चल रहा है। इसका सिर्फ 5 किलोमीटर का काम रह गया है। हालांकि अफगान से आए गए शरणार्थी बॉर्डर पार बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान के हालातों पर पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई है, जिसमें पीएम मोदी ने अफगान में फंसे भारतीयों को सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया ने कहा, एक भारतीय को वापस लाना हमारी प्राथमिकता है। काबुल में मची तबाही के बीच अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय राजदूत और अन्य सभी भारतीय कर्मचारी वापस लौट चुके हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दूतावास के कर्मचारियों को वापस लाने का काम 2 चरणों में पूरा किया गया और सारे कर्मचारी सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर अवार्ड वापसी गैंग को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा कि अब कहां है अवार्ड वापसी गैंग। कांग्रेस के नेता जो भारत में मानवाधिकारों पर सवाल उठाते थे, वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर अब कहां हैं। बाजीराव पेशवा की जयंती के मौके पर खरगोन के रावेर खेड़ी में सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाजीराव पेशवा की 20 फीट ऊंची अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही पेशवा के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। बालाघाट में इन्वेस्टर्स समिट में सीएम शिवराज सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सीएम शिवराज सिंह को 2000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने, इस पर विस्तार से चर्चा की संभावना है। बता दें कि कनकी गांव को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने बाढ़ पीड़ित लोगों की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। दिग्विजय ने कहा कि बाढ़ से हुई आपदा से बहुत नुकसान हुआ है और मुआवजा राशि बढ़ाने से पीड़ितों को इससे सहायता मिलेगी। जिनके मकान टूट गए हैं उन्हें 1 लाख की जगह 2.5 लाख रुपए देने की बात कही गई। मिशन 2023 चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए बस्तर में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी के लिए बीजेपी जुट गई है। वहीं कांग्रेस के मंत्री रविंद्र चौबे ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि कुंभकर्णी नींद से भाजपा अब जाग गई है। बस्तर में बीजेपी का चिंतन शिविर को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने व्यंग करते हुए कहा था कि बीजेपी कितना भी चिंतन कर ले, बस्तर में उनकी दोबारा वापसी असंभव है। इस पर दिनेश कश्यप ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस और कवासी लखमा बोलने से पहले गंभीरता का ध्यान ही नहीं रखते। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह के चेहरे पर 2023 विधानसभा का चुनाव लड़ने पर प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि वक्त आने पर तय होगा कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है। दरअसल बीजेपी विकास के मुद्दों पर आगामी इलेक्शन में उतरना चाहती है। राजधानी भोपाल में चयनित महिला शिक्षिकाओं ने बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षिकाएं सीएम शिवराज को राखी बांधकर उनसे नियुक्ति का उपहार मांगने वाली हैं। दरअसल पात्रता परीक्षा में सभी शिक्षिकाएं चयनित हुई हैं। शिक्षिकाओं के प्रदर्शन को लेकर भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। राजधानी भोपाल में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के बदले पुलिस की लाठियां मिली। बेरोजगार युवक रोजगार की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कई युवाओं को खदेड़ दिया। साथ ही लाठीचार्ज भी किया गया, जिससे कई युवक घायल हो गए। सिंगरौली जिले में मॉडल सड़क पर कोल परिवहन को लेकर जिला प्रशासन ने रोक लगा रखी है, लेकिन पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के चलते कोल परिवहन मॉडल सड़क पर हो रहा है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कोल ठेकेदार निर्धारित रूट से न जाकर जयंत नवानगर नौगढ़ में गाड़ी चलाते हैं, जिससे आए दिन हादसा होते रहता है। सूरजपुर जिले में धान संग्रहण केंद्र में काम करने वाले मजदूरों ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर चक्काजाम किया। मजदूरों ने बताया कि उन्होंने साल 2020 और 2021 में धान संग्रहण केंद्र में धान बोरा का उठाव और पलटी का काम किया था, लेकिन उनका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। लिहाजा अपनी मजदूरी की मांग को लेकर मजदूरों ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर दिया और साथ ही नेशनल हाईवे को जाम भी कर दिया।
सिंगरौली जिले में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल धरने पर बैठ गए। जिले के देवसर विकास खंड में आने वाले बहेरा गांव में मंगलवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया था। विधायक का आरोप है कि प्रशासन ने भारी बरसात में गरीब लोगों के सिर से छत छीनने का काम किया है। ग्वालियर और चंबल संभाग में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए इंदौर की जनता आगे आई है। इंदौर से 9 ट्रकों के माध्यम से 50 लाख की राहत सामग्री पहुंचाई गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर ट्रकों को रवाना किया। राहत सामग्री में कपड़े, चावल, गेहूं और आटा बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया गया। इंदौर में इस साल भी गणेश उत्सव की झांकियां और मुहर्रम में ताजियों पर जिला प्रशासन में प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के चलते जिला प्रशासन ने कदम उठाया है। कोरोना संक्रमण का असर स्कूलों में छात्रों की प्रवेश संख्या पर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश लेने की संख्या में कमी आई है। 2021 में 1 करोड़ 30 लाख बच्चों ने सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिला लिया है, जबकि 2020 में 1 करोड़ 37 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया था। इस साल मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में करीब 7 लाख बच्चे कम हुए हैं। मुरैना में खाद्य विभाग की टीम ने नकली पनीर और मावा फैक्ट्री पर छापा मारा है। फैक्ट्री से 300 किलो पनीर और 450 किलो मावा जब्त किया गया है। तो ग्वालियर में नकली सीमेंट फैक्ट्री पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। जबलपुर में सेंट्रल जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने टैक्स चोरी के मामले में रेत ठेकेदार के कार्यालयों पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक जांच में 1 से 1.5 करोड़ की टैक्स चोरी की बात सामने आई है। टीम ने आराध्य ग्रुप के कार्यकाल से कंप्यूटर और हार्ड डिस्क सहित दस्तावेज कब्जे में ले लिए हैं, जिसका ऑनलाइन मिलान किया जा रहा है। ग्वालियर के एक मकान में चल रहे नकली सीमेंट की फैक्ट्री पर बहोड़ापुर थाना ने कार्रवाई की है। बता दें कि ब्रांडेड कंपनियों के नाम से सीमेंट बनाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फैक्ट्री का संचालन कर रहे विष्णु राठौर पर कार्रवाई कर 500 से ज्यादा सीमेंट की बोरियां जब्त की हैं। लोकायुक्त की टीम ने कटनी के कोडिया जनपद पंचायत के सरपंच और रोजगार सहायक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल सरपंच भरत कुमार गुप्ता और रोजगार सहायक अजय कुमार चक्रवर्ती ने एक हितग्राही से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत मांगे थे। शिवपुरी के पुराना बस स्टैंड के पास स्थित एटीएम को अज्ञात बदमाशों ने ब्लास्ट करके उड़ा दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। एटीएम में लगभग 7 लाख रुपए थे। ब्लास्ट में कुछ नोट जल गए और कुछ फट गए हैं। घटना में एटीएम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। शिवपुरी के पंचावली गांव में सिंध नदी पर बना पुल टूट गया। पुल पर खड़े 3 लोग बह गए हैं। इनमें से 2 को सुरक्षित निकाला गया है, वहीं एक की तलाश जारी है। 100 साल पुराना ये पुल बाढ़ आने से पहले ही कमजोर हो चुका था। रायपुर के खमतराई से लापता हुई 2 नाबालिग लड़कियां नागपुर से बरामद कर ली गई हैं। मोबाइल लोकेशन के आधार पर लड़कियों का पता चला। परिजनों को मैसेज कर परेशान न होने का मैसेज किया गया था। इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां 5 नए केस मिलने से कुल संख्या 42 हो गई है। वहीं डेंगू से एक गर्भवती महिला की मौत की खबर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लार्वा नष्ट करने और कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव में लगी हुई है। विभाग ऐसे इलाकों में लार्वा सर्वे करा रहा है जहां ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा मरीज रायपुर जिले में ही हैं, जहां 195 से ज्यादा मरीजों की पहचान हुई है। सरकारी व्यवस्था की बात करें तो अभी भी लापरवाही बनी हुई है। यहां डेंगू के लार्वा नष्ट करने में वैज्ञानिक तरीके नहीं अपनाए जा रहे। इस कारण से शोध खत्म नहीं हो रहे हैं। इंदौर का प्राणी संग्रहालय देश का दूसरा ऐसा जू बन चुका है जहां येलो, ब्लैक और व्हाइट टाइगर है। ब्लैक टाइगर को ओडिशा के नंदनकानन जू से लाया गया था। ब्लैक टाइगर आने के साथ ही इंदौर जू में तीनों रंग के टाइगर का कुनबा पूरा हो चुका है। तीनों रंग के टाइगर ये अलग अलग अब दर्शकों को खूब लुभा रहे हैं।
कल से कई शहरों में बैंक छुट्टी के चलते बंद रहने वाले हैं। बता दें कि इस सप्ताह बैंकों में गुरुवार 19 अगस्त से 23 अगस्त तक लगातार 5 दिनों की छुट्टी रहेगी। वहीं बैंकों की ये छुट्टियां एक ही समय में सभी राज्यों के लिए लागू नहीं होंगी। हर राज्य में अलग अलग दिन छुट्टी घोषित की गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून करीब 2 हफ्ते के बाद 19 अगस्त से फिर से उत्तर भारत में सक्रिय होगा। ये जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी। IMD ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा वाले क्षेत्रों में 18 और 19 अगस्त को, मध्य प्रदेश में 18 से 20 अगस्त को, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 18 अगस्त को बारिश हो सकती है।